नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत मंगलवार यानी आज इसको लेकर फैसला सुनाएगी कि सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएं या मस्जिद कमेटी के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर पहले सुनवाई की जाए। यानी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, इस पर आज आदेश जारी किया जाएगा। इस मामले में मस्जिद समिति ने तर्क दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज करना वर्जित है, जबकि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि हमने अदालत से अनुरोध किया है कि हमें आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के दौरान लिए गए वीडियो की जांच करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये मामले में सबूत हैं। इस संबंध में हमने आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई के बाद जिला जज अजय कृष्ण ने इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और लचीला बनाया है। क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ये प्रगति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो न केवल समावेशी है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक लीक प्रूफ शासन देता है। आज भारत में सही मायने में जनता की नेतृत्व वाली सरकार है। ये भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रमुख कारण बन गया है। हालांकि प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया है जब भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों में चिंता जताई जाती है। इस साल IEIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। पिछले साल स्वीडन के वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो में सोमवार को भारत, अमेरिका समेत 13 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए हस्ताक्षर किए। इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से प्रस्तावित ये एक नई आर्थिक पहल है। इस दौरान भारत के पीएम मोदी ने बाइडेन की पहल का समर्थन करते हुए समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए सभी इंडो पैसिफिक देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। जो बाइडेन ने इसे लेकर कहा कि इसके जरिए हम 21वीं सदी में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपट सकेंगे। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हो सकेगी। इसके संगठन के जरिए डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, कार्बन उत्सर्जन में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी मुद्दों पर साझा प्रयास किए जाएंगे। बता दें, इसके जरिए अमेरिका पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से कारोबारी समझौते करना चाहता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी अगले 2 दशकों तक ऐसी चुनावी ताकत बनी रहेगी जिसे हराना बहुत मुश्किल होगा। किशोर ने कहा कि भारत में एक स्तर पर जब आप एक बार 30% से अधिक वोट हासिल कर लेते हैं, तब किसी के चाहने से आप गायब नहीं हो जाएंगे। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वो हर चुनाव जीतते रहेंगे। किशोर ने कहा कि शुरुआती 40 से 50 साल तक भारत में राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही। या तो आप कांग्रेस के साथ थे या खिलाफ थे, और अब आने वाले 20 से 30 साल में ऐसा बीजेपी के साथ होने वाला है। किशोर ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो अपने आप नीचे आ जाएंगे, ये शायद सही आकलन नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला नेताओं की 4 घंटे तक बैठक हुई। राष्ट्रपति के चुनाव जुलाई में होने हैं और बीजेपी के साथ ही विपक्ष भी अपना उम्मीदवार तय करने को लेकर सियासी कसरत कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बीजेपी की इस अहम बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ जून में होने वाले 57 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि बीजेपी के पास देश भर के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों और विधायकों के 48.9% वोट हैं, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट हैं। बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ ही विपक्षी दलों जैसे ओडिशा में सरकार चला रहे बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे YSRCP का भी समर्थन हासिल करने की जुगत में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उस तारीख से होगी जिस दिन वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सक्सेना हाल तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। विनय कुमार सक्सेना को इस पद पर नियुक्ति की खबर तब आई जब अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया था।
23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। कुछ समय पहले तक वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। पंजाब में श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि हर सिख को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने चाहिए। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब के गुरु गद्दी दिवस पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब के आदेशों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सिख लड़कों और लड़कियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें गतका में, तलवारबाजी में और निशानेबाजी का प्रशिक्षण देना चाहिए और इसके अलावा प्रत्येक सिख को लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब जी के मुख्य जत्थेदार को सिख समाज के लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। वहीं पंजाब के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें पद से हटाने की मांग की और इस तरह के बयान को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई 25 मई को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने जा रही है। इस मार्च को लेकर भले ही पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने कहा कि वो इस मार्च को इस्लामाबाद तक जाने की अनुमति देगी, लेकिन जब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि इस मार्च के शुरू होने से पहले ही सोमवार देर रात को पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। पीटीआई के कार्यकर्ताओं को पकड़कर घरों में ही बंद किया जा रहा है। लाहौर सहित कई इलाकों से पीटीआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके हमद इजहार, फवाद चौधरी और शेख राशिद के घरों के बाहर भी बीती रात पुलिस की एक टुकड़ी देखी गई। पीटीआई के नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार को फांसीवादी सरकार बताया। पुलिस ने कहा है कि उसने पीटीआई के कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। पीटीआई की मांग है कि देश के अंदर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। इस मार्च को आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। पीटीआई के केंद्रीय महासचिव असद उमर ने सोमवार को घोषणा की कि आज़ादी मार्च की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और 25 मई को इतिहास बनाया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि 20 देशों ने सोमवार को सहयोगियों की एक बैठक में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए नए सुरक्षा पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को 20 देश अतिरिक्त हथियार देने के लिए आगे आ गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमवार को दुनिया भर के करीब 50 देशों के नेताओं ने वर्चुअल बैठक की और यूक्रेन को हार्पून लॉन्चर मिसाइल समेत कई एडवांस हथियार देने पर सहमति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।